प्रियंका जी रोड शो में उत्तर प्रदेश में आई थी पहली बार। अब सब लोग आए होंगे उसमें। उनके आने से 2 दिन पहले हम लोग दिल्ली में बुलाए गए थे। हम लोग की मीटिंग हुई थी प्रियंका जी के साथ। उसमें ये उम्मीद जताई गई थी कि सरकार बनेगी तो हम लोग 2-3 चीजें करेंगे। सबसे पहला ये था 341, आप लोग जानते होंगे, 341 में चेंज करेंगे और उससे मुसलमानों का सशक्तिकरण करेंगे। 341 जानते हैं आप जानते हैं? बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं जानते। हमने पहले भी कहा कि हम बलिया से आए, वहां बाटी चोखा खाए, थोड़ा मोटा चीज, मोटा अनाज है। देखिए, उत्तर हिंदुस्तान में आरक्षण मिल रहा है 1937 से। साइमन कमीशन जब आया था ना, उसके बाद से आरक्षण मिल रहा है। सबको मिलता था। 1941 में कुछ ऐसा हुआ कि दलित मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में इस समय मुसलमान, पूरे मुल्क में मुसलमान इस समय 3 कैटेगरी में बटा हुआ है: जनरल, ओबीसी और एसटी। अभी साहब, मेरा नाम शाहनवाज आलम खान बता रहे थे। हमने पहले अपना नाम बदल के आगे पीछे वाला सब मिटा के आलम कर दिया था, ये कोई पकड़ ना पाए, ठीक है? क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नेता आदमी हैं, हम लोग सबके आदमी हैं, ठीक है? तो मुसलमान जनरल में भी आता है, जैसे आप जनरल में आते हैं, खुशतर भाई हमारे जनरल मुसलमान हैं, ये ओबीसी मुसलमान है। इनके लिए 27% का आरक्षण है। मिले ना मिले अलग बात है। जनरल मुसलमान है, ओबीसी मुसलमान है, और जो लक्षद्वीप से मुसलमान आता है, पीएम सईद साहब जो नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वो आदिवासी मुसलमान के दर्जे से आते थे, एसटी। बीच में 1951 के बाद से दलित मुसलमानों का आरक्षण रोक दिया गया। हमने दीदी से कहा था कि हम लोग इस पे अगर काम कर दें, तो यही से तो सब कन्वर्ट हुए हैं, सब तो यही के लोग हैं। कोई भले भरम में रहता होगा, लेकिन जो सच्चाई है, इतिहास के हम छात्र हैं, सब यही के हैं। थोड़ा बहुत तो बाहर से लोग आए होंगे। मैंने ये सुझाव दिया कि 21% जो मुसलमान है उसको हम रोजी रोजगार से जोड़ ले जाएंगे। जैसे जो मछली मारने वाला मुसलमान है उसको आरक्षण नहीं मिलता है, एससी वाला नहीं मिलता, वो ओबीसी में है। मुसलमान फकीर ओबीसी में है, उसको तो होना चाहिए था एससी में। हलालखोर मुसलमान ओबीसी में, उसको होना चाहिए था एससी में, है ना? अब बताइए, जैसे बॉक्सिंग होती है तो बॉक्सिंग में कैटेगरी होता है, 50 किलो के पहलवान 50 किलो वाले से ही लड़ेंगे, 80 वाले 80 से ही लड़ेंगे। अब हमारा जो फकीर है, जो महाउत है, जो हिंदू महाउत है, पीलवान जिसको बोलते हैं, उसको एससी का दर्जा मिला है, और जो महावत है उसको ओबीसी का मिला। तो हमारा जो फकीर है वो 27% वाले में आकर के यादव जी से थोड़े टक्कर ले पाएगा, नहीं ना ले पाएगा। ये तय हुआ था कि अगर सरकार आ गई 341 में तरमीम करके हम लोग रास्ता खोल दें। मसला ये भी था कि कहीं इससे बीजेपी को फायदा ना हो जाए, क्योंकि जब आरक्षण की बात होगी तो दलित नाराज होकर कहीं भाजपा में न चला जाए। फिर यह हुआ कि चूंकि 2004 में ईसाइयों के कुछ संगठनों ने सिविल एक सूट दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को, और ये पूछा था कि ये तो समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि दलित मुसलमानों के अलावा दलित ईसाइयों को भी आरक्षण नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की केंद्र सरकार से पूछा था कि ये तो एकदम गलत है, इस पे जवाब दीजिए। जवाब नहीं दिया गया, जो भी बहरहाल वो रहा। मतलब कि ये था कि हम इसको हल कर ले जाएंगे और कोई सियासी बवाल भी नहीं होगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट के जरिए होना है। तो अगर सरकार हमारी आ गई होती तो चीजें बदल जाती।
तब दलित सीट सुरक्षित जो हो जाती है, वहां हमारा आदमी भी लड़ता। सच्चर कमेटी की अगर रिपोर्ट पढ़ी हो, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए नेट पे, उसमें उन्होंने लिखा है, सच्चर साहब ने, सच्चर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरा नाम उनका नाम लिखेंगे तो बहुत फोटो आता है। उन्होंने उसमें लिखा था कि मुसलमान जहां आबादी में ज्यादा होते हैं, उन जगहों पे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, सियासी तौर पे जो प्रतिनिधित्व है, उसको कमजोर करने के लिए उन सीटों को सुरक्षित कर दिया जाता है। और उन्होंने उदाहरण बिजनौर का नगीना दिया है, उन्होंने उदाहरण बहराइच दिया है, उन्होंने बाराबंकी दिया है। तो एक विजन था कि सरकार आ जाएगी तो 21% मुसलमान नौकरी में भी दावेदारी करने लगेगा और उन सियासी मतलब जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है वो भी मजबूत हो जाएगा और हम लोग सुरक्षित सीटों पे भी लड़ सकते हैं। उससे क्या होता है, नौकरी में भी हम बेहतर हो जाते हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हमारा मजबूत हो जाता। तो ये एक प्लानिंग थी जो सरकार नहीं आई तो नहीं हुई, लेकिन आगे अगर हमारी सरकार बनती है, आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मिलकर बनवाना है, तो अगर जो कांग्रेस की अगली सरकार होगी उसमें ये मसला हल हो जाएगा। तो ये भविष्य की एक योजना थी। काफी देर तक बातचीत हुई थी, हम अच्छा बात करते ही, हमको कोई पकड़ के ले जा मारने के लिए मैं मोहलत मांगे कई घंटे निकाल सकता हूं बातचीत में। एक मसला और था हसन भाई, एक चीज ये था कि जैसे अब देखिए हमारे पास लीडरशिप क्यों नहीं है, एक तो जागरूकता नहीं है, दूसरा चीज सपा बसपा की राजनीति अगर आप देखें तो सपा बसपा में जितने भी नेता पैदा हुए ये सब पहले छात्र राजनीति से आते थे। ठीक है, छात्र राजनीति से आने का मतलब देखिए, कहीं यहां तो 31 कॉलेज है ना, कॉलेज बहुत सारे, जो समाज कल्याण विभाग है वो क्या करता है, वो हर जिले में दलितों के लिए हॉस्टल चलाता है। मालूम है, दलितों के लिए हॉस्टल चलाते हैं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलते हैं। जब सपा बसपा बन रही थी तो उनको उन हॉस्टल से नेता मिल गए, क्योंकि सब नेता छात्र राजनीति से आते थे ना। जो भी वजह रही हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय विभाग ने कभी इस पे काम नहीं किया था। देखिए नेता कैसे पैदा होते हैं। मैं छात्र नेता था, हमको कोई डिग्री लेने थोड़ी ही गए थे, हमारी तो डिग्री भी वहीं पे है यूनिवर्सिटी में। हमें लगा कहाँ जेल में इधर उधर रहेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। हम लोग, छात्र नेता क्या करता है, उस सबका घूम घूम के चेक करता है क्लास चल रहा है कि नहीं, अपने कभी नहीं करता है। ठीक, हमने क्या किया, मुसलमानों ने कॉलेजेस तो बहुत बनाए, हॉस्टल हम नहीं बना पाए। नेता निकलते हैं हॉस्टल से, क्योंकि जब छात्र संघ का चुनाव होता है और एक हॉस्टल में अगर 100 लोग रहते हैं तो हर पार्टी के नेता को वहां जाकर के बार्गेनिंग करनी होती है कि भैया मदद कर दीजिए। फिर अगर वहां 200 लोग हैं तो कहेंगे कि अध्यक्ष तुम्हारा रहेगा तो महामंत्री हमारा रहेगा हॉस्टल का। बात समझ रहे हैं, बार्गेनिंग पावर हॉस्टल से आता है। आप अगर सपा बसपा के शुरुआती नेताओं का जितना भी देखेंगे, सब छात्र राजनीति से आते हैं और सब अधिकतर दलित राजनीति के, तो अधिकतर लोग दलित हॉस्टल जो समाज कल्याण विभाग बनाता है वहां से आते हैं। तो ये प्लानिंग थी कि सरकार आएगी, हम लोग बहुत उत्साह में थे, ये था इस सरकार आएगी तो अब हर शहर में हॉस्टल खुलवाया जाएगा सरकारी, हर कॉलेज के पास, ताकि वहां से लीडरशिप निकलेगी, वहां से मठाधीशी होगी ना, बार्गेनिंग होगी। नेता मतलब क्या, जो बार्गेनिंग करे जनता के लिए। तो ये हम लोगों की एक प्लानिंग थी। अब आज जब मैं वहां मीटिंग में था, फोन मेरा ऑफ था, ऑफिस से फोन आया था महासचिव जी के यहाँ से, प्रियंका जी के यहाँ से, बाद में बात हुई, उनके जो सेक्रेटरी लोग हैं, हमसे मांगा जा रहा है बहुत दिन से, प्रियंका जी क्या कर रही है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन दलित लड़कों से संवाद कर रही है, बात कर रही है, 1 घंटा आधा घंटा।
5:30 से 6, 6:30 तक बात करती है, जूम पे मीटिंग होती है। ये प्लान हम लोग को पहले बताया गया था कि तुम लोग अपना अपना टीम भेज दो, बात करना है। तो जो दलित कांग्रेस के लोग हैं हमारे, उनके पास तो हॉस्टल है, उन हॉस्टलों में लड़के हैं, वहां से मिल जा रहा है। हमारे लोगों ने तो कभी डिमांड ही नहीं किया था, आज उसका एहसास हो रहा। हमको हर जिले से, टीटू भाई आपको ही मदद करना है, 15 लड़के आपको अपने जिले से जो स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, उनसे 1 घंटे के लिए सोमवार या मंगलवार को प्रियंका जी बात करेंगे। ये हम लोगों की एक प्लानिंग थी, सरकार आती तो ये करेंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें तब हो सकती हैं जब चुनाव होगा। आप तो देख रहे हैं किस तरह की चीजें हुई कल अमेरिका में, वहां पे हिंदुस्तान का झंडा भी लहराया गया है, और द गार्डियन जो अखबार है इंग्लैंड का, उसमें खबर छपी हुई है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिए जमाना कितना बदल गया। हिटलर ने अपने संसद को जलवाया था और आरोप लगाया था कि कम्युनिस्टों ने जलवाया है। उस समय फांसीवादी जो हिटलरवादी लोग होते थे, नाजीवादी लोग होते थे, वो किसी और पे आरोप लगाते थे, स्वीकार नहीं करते थे कि हमने किया। आज साहस इतना बढ़ गया कि स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं। हो रहा है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत कुछ पक रहा है, जिसकी खुशबू भी हम लोगों को नहीं आ रही। बीजेपी के लोग हर दशहरा में शस्त्र पूजा करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्या बीजेपी आरएसएस के लोग हथियारों का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते हैं? पूजा होता है ना विजयदशमी के दिन, फोटो छपा था ना अखबार में मोदी का। किसके लिए हो रहा है? हमारी क्या तैयारी है? देवबंदी बरेली का झगड़ा थोड़ा बंद हो गया, मोदी आ गया है तो। शिया सुन्नी का झगड़ा थोड़ा कम हो गया है, मोदी आ गया है तो। इसके आने से तो नेमत कुछ मामलों में, क्यों, कुछ मामलों में सिखा दिया है, सबक दे दिया है। लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते। अभी इस साल सीए एनआरसी लागू करेंगे। भूमिका देखिए कैसे बनती है। कल मैंने अखबार में पढ़ा, 2 चीजें हुई। आज मैंने डेलीगेशन ही भेजा है शाहजहांपुर में, वहां ईसाइयों पे हमले हुए। कोर्ट में कुछ लोगों ने धर्मांतरण वाला जो कानून है इसको चैलेंज किया हुआ है, तो जनमत अभी उस पर थोड़ा 50-50 है। तो अब चर्च पे हमला हुआ ताकि जनमत मजबूत हो जाए। बात समझ रहे हैं? ये चीज हुआ है। कल मैंने खबर क्या पढ़ी, गोरखपुर में संत कबीर नगर में, कि एक आदमी को बताया गया कि रोहिंग्या मुसलमान है, 19 साल से यहां रह रहा है। 19 साल से रह रहा था, हो सकता है रह रहा हो, लेकिन पकड़ा अभी ये जाएगा, क्योंकि सीए एनआरसी का मामला बनाना है। अभी क्या हो रहा है, खाना बिरयानी बनाने से पहले अब क्या करते हैं? तेल गरम करते हैं, प्याज डालते हैं, मसाला डालते हैं, धीरे 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 पकाना शुरू कर रहे हैं। ये उनकी तैयारी है। अभी जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि दलितों को फायदा होगा सीए एनआरसी से। अभी मैं अपने गांव गया था, हमारे एक चचा की डेथ हो गई थी आसनसोल में, कांग्रेस से वो भी जुड़े थे। लॉकडाउन के समय डेथ हुई, प्रियंका जी ने काफी मदद की, बॉडी वहां से आई। हम लोग गांव में गए तो लोगों ने बताया कि अभी दलित लोग आके आजकल देख रहे हैं जमीन खेत। उनको बता दिया गया कि जब मुसलमान सीए एनआरसी से चला जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो जिसको आप दोस्त समझ के मायावती के साथ थे, उसका कोर वोटर तो इंतजार कर रहा है कि कब लागू होगा, है ना सच्चाई? वो इंतजार कर रहा है। और वही तो हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि दलित समाज से है वो। जब इस्लाम यहाँ पे आया था तो यहाँ के कमजोर लोग मुसलमानों की तरफ देखते थे कि ये लोग आ गए हैं
तो जो दमनकारी व्यवस्था है ये हमसे बचाएंगे। क्यों? और आज क्या है? आज हम लोग देखते हैं कि जाटो किधर जा रहा है, उधर ही चला जाए भैया। 6% वाला यादव कहां जा रहा है, उधर ही चला जाए, तबे जान बचेगी। पिछले 30 साल से हम लोग जान ही तो बचा रहे हैं भाई, और जान भी नहीं बची। क्यों? यही तो हो रहा है। पिछले 30 साल से आप जान बचा रहे हैं। तो जब ये सब चीजें होंगी तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मुलायम सिंह के लोग नहीं खड़े होंगे, अखिलेश यादव के लोग नहीं खड़े होंगे, आजम के लिए नहीं खड़े हुए तो हमारे लिए होंगे क्या? मेरा मानना है कि इस समय मुसलमानों के बीच हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है। कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लोगों के यकीन करती है, अपना नुकसान सह करके भी करती है भाई। जब ये कानून आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन आया था ना, जब ये कानून आया तो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को नहीं मालूम था कि सवाल किससे पूछा जाएगा। सवाल तो हम ही से पूछा जाता, हमारे अधिकारी से पूछा जाता, हमारे मंत्री से पूछा जाता, लेकिन हमने ये कानून बनाया क्योंकि हम मानते थे कि लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़ाना ही राजनीति है ना। तो उस समय 10 रुपए में लोग सवाल पूछ लेते थे, प्रधानमंत्री से पूछ लेते थे ना। उस कानून को बनाया गया तो केजरीवाल पैदा हो गया। आरटीआई तो करता था। अगर ये कानून नहीं बना होता तो हमारी सरकार दिल्ली में होती, लेकिन हमने बनाया। ये तो वहीं से पैदा हुआ ना, आरटीआई करते थे पहले। ये हमने बनाया ताकि जनता का मनोबल मजबूत हो, उसका एम्पावरमेंट हो। तो हम तो चाहते हैं कि आपका जनता का एम्पावरमेंट हो, और आपके एम्पावरमेंट के लिए, मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए क्या नहीं किया कांग्रेस ने? कुछ किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी किया ना भाई। 1947 में जब बंटवारा हो गया, बहुत सारे हमारे जो अति उत्साही मुसलमान लोग हैं, एमआईएम टाइप वाले, वो पूछते हैं, कहते हैं आजादी से पहले तो 30% हम नौकरी में थे, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो हम 3% पे हो गए, 6% बताते हैं लोग ना। भैया जब आजादी मिली तो जो आपके पढ़े लिखे तबके के लोग थे चले गए थे पाकिस्तान। यहां तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, ना पॉलिटिकल मिडिल क्लास था, ना इकोनॉमिक मिडिल क्लास था, ना शिक्षित मिडिल क्लास था, कुछ तो नहीं था। आज धीरे धीरे बड़ा बड़ा घर बन गया ना। पढ़े लिखे हैं लोग ना आपके घर में, कहां से पढ़े? नीतियां, पॉलिसीज बनी तभी तो आए। यही तो सच्चाई है। मनोबल बढ़ा, हमारा मनोबल बढ़ा, मनोबल बढ़ता रहा, यहां तक कि कांग्रेस ने हमको 5-5 मुख्यमंत्री दिए। बिहार में बरकतुल्ला अब्दुल गफूर को बनाया, राजस्थान में बरकतुल्ला खान को बनाया, आसाम में सैयद अनवरा तैमूर को बनाया, जिनका नाम अभी गायब था सीएनआरसी से। मुख्यमंत्री थी, उनका नाम गायब है, तो हम आप कौन है भैया? किस खेत की मूली है, किस भरम में? पांडिचेरी में हसन फारूक को मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, लेकिन उसके बाद हमारा मनोबल टूटा गया। आपको किसी ने बताया नहीं, कैसे बताया जाएगा? ये नाम बहुत सारे लोग नहीं सुने हैं। जो लोग दिन भर अभी सुबह से हमारे साथ हैं वो सुने होंगे। ये तो कोई कहां जानता है भाई, कहां दिलचस्पी है? आपको बताया नहीं जाएगा। बिहार में कोई यादव जी किसी मुसलमान को नहीं बताएंगे कि कोई अब्दुल गफूर भी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि जब मुसलमान जान जाएगा तो कहेगा यादव जी, क्या नाम है उनका, लालू जी के लड़के को, तेजस्वी जी, आपके पिताजी तो जेल गए, मम्मी भी हो गई आपकी, अब इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी को, जो पिछले 30 साल से पीछे लटके हुए हैं, उनको तो बना दो मुख्यमंत्री। दावा करेगा कि नहीं करेगा? तो आपको बताएगा नहीं कोई नहीं बताएगा। यूपी में कोई नहीं बताएगा कि कोई 5-5 मुख्यमंत्री थे, सपा वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि आप दावा करेंगे। फिर आप सोचेंगे अरे राजस्थान में 7% मुसलमान थे,
तो इंदिरा गांधी ने फोन करके लंदन से बुलाया, बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बना दिया। यहां 19.5% मुसलमान पिछले 30 साल से सपा को वोट दे रहा है, उसका सबसे बड़ा नेता आज जेल में है। सोचने लगेगा ना मुसलमान, अगर जान गया मुसलमान मुख्यमंत्रियों का नाम। तो मैं हर मीटिंग में लोगों से नाम पूछता हूं, आप जानते हैं, लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा बोल देता हूं, लोग याद करते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। हमारी समस्या इसलिए की एक बड़ी वजह यह कि हमारा मनोबल गिरा है, और वो इसलिए गिरा है कि अपनी तारीख को नहीं जानते। हमारे पास कोई तारीख ही नहीं है भाई। कांशी राम का नाम सुने हैं? कांशी राम जी ने, अभी मैं कांशी राम जी के बारे में इधर काफी पढ़ा मैंने। कांशी राम जी सियासत में कैसे आए पता है? कांशी राम जी नौकरी करते थे, एयरफोर्स वगैरह, कुछ आर्मी से जुड़ा हुआ सेक्टर था उनका। उनका एक दोस्त था, वहीं काम करता था। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था या जयंती थी, उस दिन छुट्टी नहीं हुई। उस कर्मचारी ने, जो दलित थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की, विरोध किया, बहस किया अपने अधिकारी से। अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया उसको। उन्होंने आकर के अपने दोस्त को बताया कि हमको थप्पड़ मार दिया है। इन्होंने कहा ठीक है, लड़ा जाएगा। उस दिन कांशी राम ने एक किताब पढ़ी, गौर से सुनो भाई। उन्होंने एक किताब पढ़ी हिंदी में, उसका नाम पता नहीं क्या है, बंद करो। किताब का नाम है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदी में भी कुछ है, मिल जाएगा, पतली सी किताब। पढ़ने के बाद उन्होंने अपने घर एक पत्र लिखा, नेट पे वो पत्र मिल जाएगा, लंबा पत्र लिखा कि आज से मैं घर नहीं आऊंगा, न शादी करूंगा, न मरने में आऊंगा, न जीने में आऊंगा। आज से मैं पूरी तरह से अपने समाज के लिए काम करूंगा। न मेरे पास जमीन होगा, न मेरे पास पैसा होगा, कुछ नहीं। वहां से कांशी राम पैदा हुआ। आपको मालूम है ना, मरे तो कोई, उनके फादर मरे, मदर मरे, कभी नहीं गए। ये जुनून उनके पास कहां से आया? अंबेडकर ने एक पतली सी किताब छोड़ रखी थी कि कभी कोई 40 साल बाद कांशी राम इसको पढ़ेगा तो उसको रास्ता मिल जाए। बात समझ में आ रही है? हमारे पास तो वैसा कोई लिटरेरी सरमाया भी नहीं है सियासी में। हमको कोई थप्पड़ मार दे तो हम कोई सियासी किताब पढ़ पाएंगे? हमारे बाप दादा ने कोई सियासी किताब लिखी है? दीवाने गालिब और दीवाने मीर पढ़ के तो रास्ता नहीं मिलेगा, इससे कोई और रास्ता मिलेगा, लिटरेरी रास्ता मिलेगा। क्यों भाई साहब? हम तो कंगाल लोग हैं यार, ये सब घर है, मकान है, लेकिन हमारे लाइब्रेरीज में किताबें कहां हैं? सोचिए, दलित समाज तो अभी पढ़ना लिखना सीखा है ना। 30, 35 के 40 के दशक में अंबेडकर ने किताबें लिख दी। कितना दूर का सोचता होगा कि आज से 70 साल बाद जब दलित पढ़ने लगेगा तो हमारी किताबें खोज खोज के पढ़ेगा। आपने कोई अंबेडकर पैदा किया? जब अंबेडकर नहीं होगा तो बाकी लोग भी नहीं होंगे। तो हम तो कंगाल लोग हैं, पेट भर लेते हैं, दिमाग भरने की कोशिश नहीं करते। ये तो सच्चाई है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हमारे पास कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला कोई किताब ही नहीं है भाई, जो रास्ता दिखाए। है कोई? नहीं। किसका फेल्योर है? ये किसकी विफलता है? हमारे बाप की, हमारे दादा की है कि नहीं है? है ना? वही समाज आगे बढ़ता है जिसकी नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बगावत करती है। हमको मानना पड़ेगा कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सियासत नहीं किया, किताबें नहीं लिखी सियासी, इसीलिए बार 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 सड़क पे मारे जाने के लिए अभिशप्त हैं। आज कोई घर जला दे दलितों का, मोहल्ला, गांव, जिस तरह पहले जलाते थे, 40 से पहले जैसे जलाया जाता था, अरे 40-50 साल पहले कोई जला देगा? दलित तो पीट के वही कबूतर बना देंगे, उनको बना देंगे कि नहीं बना देंगे? लेकिन आपका रोज जलाया जाता है भैया। जलाने वाले का दोष नहीं है, वो जान गया कि इनका बार बार जला कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका मनोबल गिरा दिया गया। बात समझ में आ रही है? मनोबल कैसे गिराया जाता है? ताजा उदाहरण दे रहा हूं, एकदम नया माल है। जब कोरोना लगा तो हमसे बोला गया, प्रियंका जी ने बोला, हम सब सेक्रेटरीज लोगों से, मैं पीसीसी में सेक्रेटरी था, नहीं चेयरमैन था, बोला गया कि सब लोग अपना नाम नंबर दे दीजिए मीडिया में। एक ग्रुप बनी थी ना अध्यक्ष जी, ग्रुप भी एक बनी थी प्रियंका जी के नेतृत्व में। रोज फोन आता था, मैंने सर्वे किया क्या बिहेवियर है इंसान का। सबका बिहेवियर होता है ना, जैसे मुसलमानों का बिहेवियर अलग तरह का होता है, बातचीत होगी मोबाइल ऑफ नहीं करेगा, सुनता रहेगा। दलितों में ये सब बेवकूफ़ी नहीं होती है, वहाँ बात पहले होती है, ठीक है। उसमें क्या था, हमने ये पाया कि जितने भी दलित लोगों का फोन आता है, पिछड़ों का आता है, अति पिछड़ों का आता है, अगर मैं उनसे कहूं कि अभी हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप ये नंबर है आपके जिले का 110 120 जो भी सरकारी नंबर है, फोन करिए, अनाज मांगिए, अनाज आपको मिल जाएगा। तो यादव, पासी, चमार, कुशवाहा, वो लोग कहते तभी बात करते हैं, फोन करते थे लोग। लेकिन जो मुसलमान हैं, खां साहब हैं, सैयद साहब हैं, अंसारी जी हैं, कुरैशी जी हैं, इनको मैं बोलता था कि भैया अभी व्यवस्था नहीं हो पा रहा, ये नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए। तो क्या बोलते थे, अच्छा ठीक है हम कहीं और देख लेते हैं, अच्छा आप हमारी तरफ से बात कर लीजिए, अच्छा जब होगा तब कर दीजिएगा भाई, कोई बात नहीं। पिछले 30 साल से सियासत तो उत्तर प्रदेश में भागीदारी की हो रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही सब तो नारे चले हैं पिछले 30 साल से ना। लेकिन हमारा मुसलमान का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सरकारी नंबर पे फोन करके राज्य सरकार की संपत्ति जो उसके लिए बनी है उसमें से दाल मांग सके, चावल मांग सके, साहस नहीं था। आपका कॉन्फिडेंस गिर गया। आज से 40 साल पहले अगर ये कोरोना आया होता तो कोई पासवान जी, कोई दलित जी, कोई जाटव जी, कोई कुर्मी जी, कोई बात नहीं कर पाते। कर पाते बात? नहीं बात कर पाते। इन 30 सालों में उन्होंने क्या किया? उन 30 सालों में उन्होंने सियासत की, सियासत, ताकत बने, अपने बच्चों को सियासत की समझ पैदा की। और हमने क्या किया? 92 के बाद मुलायम ने हमको क्या समझा दिया? बात करेंगे, अभी अयोध्या पर भी बात करेंगे, ताला खुलने पर भी बात करेंगे, जरूरी है, किया जाएगा। सुनना है सब लोग। हाँ हाँ, क्या किया मुलायम सिंह ने हम लोगों को? हम लोगों को बोल दिया कि सियासत करने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे लिए, हम है ना, देख लेंगे, तुम लोग करो अपना जो कर रहे हो, सब देख लिया जाएगा। मुसलमान, हाँ सही बात है, मौलाना साहब सही बोल रहे हैं। हमको लगा दिया मुशायरे के काम में, हमारे लोग करने लगे मुशायरा। ईटीवी आप देखिए, शनिचर अतवार को 10 बजे अभी भी आता है हसन भाई। एक शाम मुलायम के नाम, एक शाम अखिलेश के नाम, शिवपाल के नाम। इस सरकार में बहुत अच्छी चीज हुई, धंधा बंद हो गया। समाजवादी पार्टी खाली मुसलमान मोहल्लों में मुशायरा करा के वोट पाती रही है भाई, समझ रहे हैं? हमको लगा दिया गया इसमें। अपने लोगों को उसने बोला कान में, भर्ती निकाल देंगे, उधर को मुंह करके कहिए, भर्ती निकाल देंगे, भर्ती निकाल देंगे, सब थाने पे कब्जा कर लो, एसडीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, मुसलमान तो है ही, नेता भी बना देंगे। फिर हाफिज जी ने कहा नेता बन जाओ, सब नेता बन गए। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, दुर्गा यादव, दर्शन यादव, उलटफेर यादव, गजोधर यादव, कौन यादव नहीं था जो विधायक सांसद बन गया? उन्होंने सियासत पे कब्जा कर लिया। लेकिन हम भी कोई पीछे थोड़े थे, हमने ही मंच पे कब्जा किया। हमने फलाने इलाहाबादी, फलाने फतेहपुरी, अमरोहवी साहब, मुरादाबादी, जौनपुरी, गोरखपुरी, कानपुरी हमने भी पैदा किया। उन्होंने नेता पैदा किया, हमने शायर पैदा किया।
किसी भी समाज का विकास क्या इसलिए रुकता है, या किसी भी समाज की हालत क्या इसलिए खराब होता है कि उसके पास शायर कम है, या इसलिए खराब होता है कि उसके पास नेता कम है? बताइए। हाँ? आज आपको किसकी जरूरत है? नेता की जरूरत है ना। तो हमने तो नेता पैदा नहीं किया, हमने शायर पैदा किया। हमला आपके ऊपर सियासी हो रहा है और जवाब आप शायरी में दे रहे हैं। गुजरात में खूब लोग शेर कहते थे पहले, अहमदाबाद, गुजरात, ये सब शायर। अब क्या हो गए हो भाई? ये कौन लोग हैं? हर आदमी को पता है ये कौन लोग हैं? ए सुनो, ये कौन लोग हैं? जहां कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है वहां से कोई ना कोई आरएसएस का आदमी नेता बन जाता है। मुजफ्फरनगर से लोग नेता निकल गए, विनय कटियार निकला, मोदी तो बहुत बड़ा नेता बन गया दंगा करा करके। उसने सियासी हमला किया आपके ऊपर ना। और जो सियासी शिकार हुए उन्होंने क्या पैदा किया? उन्होंने तो कोई प्रतिकार किया नहीं, कोई रिजल्ट दिया नहीं। जहां मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है वहां मुसलमान क्या करता है? वहां कौमी एकता का मुशायरा करवाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एक बहुत बड़े शायर ने, डॉक्टर बशीर बद्र ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरठ में जब उनका घर जलाया गया दंगे के बाद, तो उन लोगों ने क्या किया? उनके समाज के लोगों ने उसी मोहल्ले में मुशायरा करवाया, उसी को मुख्य अतिथि बनाया। ये कलम किसी का गुलाम है ना उनका। ये वही तख्त है, वही ताज है, वही बुतों का निजाम है, जो गजल है ना। हम तो ये करते थे। लेकिन जब दलित मारा जाता है, मारा भी कहाँ गया, पीटा गया। अब 4 लोग बांध के पीटे गए ना ऊना में, हत्या नहीं हुई। दलित समाज ने एक नेता पैदा किया, विधायक बनाया ना जिग्नेश को। मैं गया था उसके प्रचार में। लेकिन हम जहां हिंसा हो जाए वहां एनजीओ पैदा करते हैं, शायर पैदा करते हैं। यानी प्रॉब्लम खेत में ही है, खेती में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं पैदा हो पा रहे। प्रॉब्लम क्या है? हमारे समाज ने मुसलमान नेताओं को अहमियत नहीं दी। मैं लखनऊ में मीटिंगों में लोगों से पूछता हूं, कितने लोग डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का नाम जानते? कोई नहीं जानता। फरीदी साहब ने राजनीति में सबसे पहला प्रयोग किया था दलित और मुसलमानों का। विधायक थे, कई के विधायक थे, सांसद भी थे उनके। मुस्लिम मजलिस एक पार्टी बनाई थी वो। आज कोई जानता नहीं है। अभी नीलोपा के कुछ लोगों को मैं पार्टी में लाया हूं, उन लोगों से मैं कह रहा हूं नीलोपा का इतिहास लिखो। अच्छी थी, बुरी थी, फेल हुई, पास हुई, इतिहास तो लिखो भाई, ताकि आने वाली पीढ़ी तो पढ़ पाए। बात समझ में आ रही है? लखनऊ में विधानसभा के सामने देखे होंगे, अजीत सिंह की पार्टी का ऑफिस है, जो वो वाला है हैंड पाइप वाली पार्टी। क्या हुआ भाई? 1 गिलास पानी भी दो। बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? होगा तो बता दीजिए जहां रुकना होगा। वहां पर एक ठेला लगाते हैं, ठेला। मेरे बहुत सारे मित्र जो बाहर पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, मैं उनके साथ वहां गया हूं। वो सब जाते हैं दलित लिटरेचर खरीदने के लिए। पूरे देश में कहीं आंदोलन हुआ होगा दलितों का, तो पतली सी 4 पेज का ही किताब सही, लेकिन वहां पे आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिस समाज का छोटे से छोटे आंदोलन को कुछ लोगों ने लिखा है, डॉक्यूमेंटाइज किया है, इतिहास का हिस्सा बनाया है, और ठेले पे विधानसभा के सामने बेच रहा है ना, विधानसभा की सबसे बड़ी कुर्सी पर भी बैठने का अधिकार उन्हीं लोगों को है। उनको नहीं है जो लिखते उखते नहीं है, दिलचस्पी नहीं लेते हैं, राजनीति से भागते हैं। हमारा मनोबल तोड़ दिया गया। मनोबल कैसे बढ़ेगा? मनोबल कैसे बढ़ेगा? एक बार गलती से मुलायम सिंह की पार्टी ने 2012 के चुनाव में कुछ वादे कर दिए
उन्होंने 3 वादे किए थे, बहुत बड़ी गलती कर दी थी मुलायम ने। कई वादों में 3 वादे पता है क्या थे? कि अगर हमारी सरकार बनी तो जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं सबको हम छोड़ देंगे। दूसरा वादा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 18% आरक्षण देंगे। तीसरा वादा था कि मुसलमान मोहल्लों में स्पेशल कैंप लगा करके मुसलमान नौजवानों को पीएसी और पुलिस में भर्ती करेंगे। ये सियासी वादे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि सपा ने मुसलमानों से सियासी वादा किया, और जब सियासी वादा किया जाएगा, पूरा नहीं किया जाएगा, तो मुसलमान या कोई भी सियासी होने लगेगा ना, उसके खिलाफ लड़ेगा ना। वो दौर था जब मुसलमानों ने उलमा काउंसिल पार्टी बनाई, तौकीर रजा ने पार्टी बनाई, पीस पार्टी बनी, MIM वाले भी मंडराने लगे। हम जैसे नौजवानों ने उस जो संगठन मैंने बताया उसके बैनर से 121 दिन लंबा धरना दिया। मुसलमान सियासी होने लगा। उसके बाद जब 2017 में चुनाव हुआ तो ये तीनों मुद्दे गायब थे विधानसभा चुनाव के वादे से, मैनिफेस्टो से। क्यों वादे क्यों गायब थे? घोषणा पत्र से। उनकी जगह क्या थे? उनकी जगह थे कि अगर हम सरकार में आए तो मुसलमानों के कब्रिस्तानों की बाउंड्री ऊंचा करेंगे, अनुवादक बनाएंगे, ई-रिक्शा बांटेंगे। बात समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? सियासी वादा करके आपको सियासी आप हो रहे थे ना, फिर इसीलिए राय तो गलत बात है। मुसलमान सियासी हो जाएगा तो खतरनाक होगा। फिर वो पूछेगा, यादव जी आप तो 6% हैं, आप स्कॉर्पियो पे बैठे हैं, हम 18% हम ई-रिक्शा क्यों चला रहे हैं, पूछेगा ना। एजेंडा बदल दिया गया ताकि मनोबल नहीं बढ़े। समझ में आ रही है? मनोबल तोड़ना एक साजिश का हिस्सा है जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी लोग लगे हैं, और उनसे ज्यादा मेहनत हम लोगों ने भी इस क्षेत्र में किया, अपने को गैर सियासी दूसरी चीजों में उलझने में जो दिलचस्पियां दिखाई। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारी जो पूरा समाज है एक मास डिप्रेशन से चल रहा है भाई। 70 साल के हों, 20 साल के हों, 30 साल के हों, 8 साल का लड़का हो, सब डिप्रेशन में है मुसलमान। अभी मैं लखनऊ में मीटिंग कर रहा था, अभी मैं बता रहा था, पिछली मीटिंग में इनको बताया था, हम गए थे तो इस्तकबाल में सब होता है ना, 8 साल का लड़का नाच पढ़ रहा है, गाना गा रहा है, शेर पढ़ रहा है, जिसका मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं, वफादार हैं, हम पे शक मत करो, हम बहुत देशभक्त हैं। वो 8 साल का लड़का सफाई देना सीख गया है, और हम इतने बेगैरत हैं कि लोग उसको पैसा भी दे रहे हैं। अरे यार, ये जब 18 साल का होगा 10 साल के बाद तो सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं रहेगा। क्यों चच्चा? आप तो बुढ़ापे में ना इन सब चीजों को फेस किए होंगे, सफाई देना सीखे होंगे, वो वहीं से सीख गया। कितना खतरनाक, कितना भयानक स्थिति। कैसे दूर होगा ये सब? सियासत की पार्टियों बात छोड़िए, सियासी तौर पर भी हम जागरूक होंगे तब ना लड़ पाएंगे। अभी तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा नागरिक ही नहीं है, वो तो इंसान बने घूम रहा है। इंसान और नागरिक में फर्क समझते हैं? आदमी का इतिहास 5000 साल पुराना है। पहले आदमी आदि मानव से मानव बना, उसके बाद गुलाम बनने लगा, कबीला बनने लगा, राजा लोग आए तो प्रजा बनने लगा, अंग्रेज लोग आए टैक्स देने लगा तो रियाया बनने लगा। 47 के बाद हम लोग नागरिक हुए। नागरिक यानी हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हमसे मेरे 7 मौलिक अधिकार नहीं न छीन सकती है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग हैं उनको संविधान ही नहीं मालूम है। हमारे बहुत सारे लोग तो अभी इंसान है, नागरिक ही नहीं बन पाए हैं ना। नागरिक लोग कैसे बनेंगे? नागरिक बनेंगे जब आप पढ़ेंगे भारत का संविधान, सियासत में दिलचस्पी लेंगे, मुसलमान मुख्यमंत्रियों का नाम याद रखेंगे। आपको याद है चचा? जब आप याद रखेंगे कि जो सेकुलरिज्म शब्द है कैसे आया,
ये तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में 42वां संशोधन करके जोड़ा, जो 1977 में 3 जनवरी को लागू हुआ था। जब हम दिलचस्पी लेंगे, जानेंगे, ऐसी मीटिंगें करेंगे तो जानेंगे। यही सब बातें थी करने को। भविष्य की योजना भी मैंने बताई, जो 2 चीजें हम लोग करेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारी बातों को जोड़ने का, एक दूसरे से मिलने की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम अगर जानते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। इस बात को, जो भी हमको अच्छी लगी, हमको 10 लोगों को बताना पड़ेगा। यही तो होता है ना तरीका। यही बातें आपसे कहनी थी। शुक्रिया।